Welcome to Nexa Fiction Channel. Rebirth into an Obsessive Novel. चैप्टर 5 बेइज्जती का बदला। कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए का बैलेंस देखकर आलिया के होठों की रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई थी। वह अपनी जगह से उठी और साइबर कैफे के काउंटर पर जाकर मालिक को 2 घंटे के हिसाब से कैश पेमेंट कर दी। कैफे से बाहर निकलते ही दोपहर की तीखी धूप उसका स्वागत कर रही थी। आलिया ने सड़क किनारे खड़े होकर हाथ दिया और एक खाली कैब रुकवाया। उसने कैब वाले से कहा, भैया, मुझे शहर के सबसे बड़े और वीआईपी मॉल ले चलो। ठीक 20 मिनट के सफर के बाद कैब शहर के सबसे आलीशान और गगनचुंबी मॉल के प्रवेश द्वार के सामने आकर रुक गया। यह मॉल साधारण नहीं था, बल्कि पूरे देश की नंबर 1 कंपनी सिंघानिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता था। जैसे ही आलिया ने मॉल के बोर्ड पर सिंघानिया कॉरपोरेशन का नाम देखा, उसकी नीली आंखों में एक चमक आ गई। यह कंपनी किसी और की नहीं, बल्कि इस उपन्यास के उसी खूंखार, बेहद हैंडसम और ऑब्सेसिव हीरो की थी, जिसके लिए वह इस दुनिया में आई थी। उसने मन ही मन सोचा, तो मैं अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे साम्राज्य के भीतर कदम रख चुकी हूँ। आलिया कैब वाले को पैसे देकर मॉल के भीतर दाखिल हुई। मॉल का इंटीरियर पूरी तरह से शीशे और क्रिस्टल के झूमरों से जगमगा रहा था। जहां शहर के बड़े-बड़े रईस और अमीर लोग खरीदारी करने आते थे। आलिया चलती हुई कपड़े देखने के लिए एक बेहद मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड के शोरूम के भीतर चली गई। आलिया जैसे ही उस चमचमाते हुए शोरूम के भीतर दाखिल हुई, वहां काउंटर पर खड़ी 2 सेल्स गर्ल्स की नजरें सीधे उसके ऊपर जाकर टिक गईं। आलिया ने इस समय शरीर पर वही पुरानी आलिया की बेहद साधारण, थोड़ी सी रंग उड़ी हुई टी-शर्ट और पैंट पहन रखी थी, जो किसी भी तरह से रईसों वाली नहीं लग रही थी। उन दोनों सेल्स गर्ल्स ने आलिया को ऊपर से नीचे तक देखा और उनके चेहरों पर गहरी घृणा और हिकारत के भाव आ गए। उनके मुताबिक इस ब्रांडेड शोरूम का सबसे सस्ता कपड़ा भी हजारों का था, जिसे यह मामूली सी दिखने वाली लड़की अपनी पूरी जिंदगी में कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आलिया ने उन दोनों की उस घिनौनी नजरों को अपने शरीर पर साफ-साफ महसूस किया, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया और आगे बढ़कर हैंगर में टंगे कपड़े देखने लगी। आलिया को 1-2 डिजाइन्स पसंद आए। उसने मुड़कर पास खड़ी एक सेल्स गर्ल की तरफ इशारा किया और बहुत ही शालीनता से कहा, सुनिए, मुझे ये सारे ड्रेसेस देखने हैं, प्लीज इन्हें ट्रायल के लिए निकाल दीजिए। आलिया का यह कहना था कि उस सेल्स गर्ल का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर कसीं, अपना मुंह टेढ़ा किया और बेहद बदतमीजी भरे लहजे में चिल्लाकर बोली, हे लड़की, अपनी औकात देखी है कभी आईने में? तुम्हारी औकात नहीं है इस शोरूम से एक रुमाल भी खरीदने की। यहाँ आकर हमारा कीमती टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे जैसी रोज यहाँ न जाने कितनी गरीब लड़कियां आती हैं, जिनके पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती और बड़े-बड़े ब्रांडेड कपड़े देखने का ढोंग करती हैं। उस सेल्स गर्ल ने अपनी उंगली मॉल के बाहर की तरफ दिखाते हुए आगे कहा, अगर तुम्हें कपड़े ही खरीदने हैं, तो किसी रोड साइड एरिया या लोकल मार्केट में जाओ, वहां तुम्हें अपने बजट के हिसाब से सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ के ये इंटरनेशनल ब्रांडेड कपड़े तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बने हैं, इन्हें तुम कभी अफोर्ड नहीं कर सकती, समझे? इसलिए चलो, रास्ता नापो यहाँ से। उस सेल्स गर्ल के मुंह से अपनी औकात को लेकर इतनी घटिया और बकवास बातें सुनना आलिया के आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा वार था। उसे इस समय अंदर से बहुत भयानक और बेकाबू गुस्सा आने लगा था। अपनी पिछली रईस जिंदगी में वह वीके कॉरपोरेशन की वो मालकिन विश कपूर थी,
जिसके लिए दुनिया के सबसे बड़े बड़े डिजाइनर्स खुद चलकर उसके मैंशन आते थे। वे कपड़े सिर्फ और सिर्फ विश कपूर के शरीर के नाप के हिसाब से कस्टमाइज्ड किए जाते थे, और वैसी दूसरी ड्रेस पूरी दुनिया में कहीं और होती ही नहीं थी। आज एक मॉल की मामूली सी सेल्स गर्ल उसके मुंह पर उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी। आलिया की नीली आंखें इस समय गुस्से के मारे बिल्कुल ठंडी और तीखी हो गईं। उसने उन दोनों सेल्स गर्ल्स को अपनी आदमखोर नजरों से घूरा और अपनी बेहद कड़क, ठंडी और गंभीर आवाज में सीधे उसके मुंह पर कहा, सुनो लड़की, तुम्हारा काम यहाँ सिर्फ कस्टमर्स को तमीज से कपड़े दिखाना है, ना कि उनके कपड़ों को देखकर उनके स्टेटस पर अपनी ये गंदी जुबान चलाना और उनकी बेइज्जती करना। लगता है तुम्हारे डैड ने या इस शोरूम के मालिक ने तुम्हें तमीज की एबीसीडी भी नहीं सिखाई है कि बिजनेस की दुनिया में कस्टमर भगवान होता है। आलिया की यह कड़क बात सुनकर वह सेल्स गर्ल और ज्यादा बौखला गई। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। उसने पैर पटका और चिल्लाई, अरे ओ लड़की, तुम जैसी 2 कौड़ी की मामूली लड़की को मैं कोई कस्टमर नहीं समझती। तुम्हारी औकात तो यहाँ इस वीआईपी फर्श पर खड़े रहने की भी नहीं है। और हाँ, सुन लो, हमारे लिए सिर्फ अमीर लोग ही भगवान होते हैं जो लाखों का बिल भरते हैं। तुम जैसों की औकात तो मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। वह सेल्स गर्ल लगातार आर्विका की उस बेमिसाल खूबसूरती और उसकी उन कातिलाना नीली आंखों को देखकर अंदर ही अंदर गहरी जलन महसूस कर रही थी। इसीलिए वह जानबूझकर उसे इस कदर नीचा दिखाने और बेइज्जती करने पर तुली हुई थी। आलिया ने अपनी मुट्ठियां भींची। वह जानती थी कि इस समय सरेआम हाथ उठाना उसके इस नए वजूद के लिए सही नहीं होगा। उसने उस सेल्स गर्ल को एक आखिरी बार मौत जैसी शांति से घूरा और बिना एक शब्द बोले बहुत ही शान से उस शोरूम से बाहर निकल गई। वह सेल्स गर्ल पीछे खड़ी अपनी सहेली के साथ हंस रही थी, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसने आज साक्षात काल के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी और बहुत जल्द उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आलिया उस शोरूम से बाहर निकलकर मॉल की दूसरी तरफ गई। वह एक दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड के बड़े स्टोर के भीतर दाखिल हुई। वहां की सेल्स गर्ल बहुत ही समझदार और तमीजदार थी। उसने आलिया के कपड़ों को नहीं, बल्कि उसके चेहरे के उस रौबदार ऑरा को देखा और बहुत ही आदर के साथ मुस्कुराते हुए उसका वेलकम किया। लिया ने वहां से अपने लिए 4 से 5 बेहद खूबसूरत, क्लासी और बेहतरीन ड्रेसेस सिलेक्ट की और अपने नए कार्ड से उनका पेमेंट किया। इसके बाद वह मॉल की इलेक्ट्रॉनिक्स विंग की तरफ बढ़ी। एक बड़े स्टोर में जाकर उसने अपने कोडिंग और हैकिंग के काम को और तेजी से करने के लिए एक बेहद महंगा और एडवांस फीचर्स वाला लैपटॉप खरीदा और साथ ही अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए एक लेटेस्ट मॉडल का महंगा मोबाइल फोन भी खरीदा। इन सब चीजों की शॉपिंग करने के बाद वह मॉल से बाहर आई। शाम ढल चुकी थी और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। आलिया ने रास्ते में ही एक आलीशान रेस्तरां में रुककर बहुत ही शांति से अपना डिनर कंप्लीट किया और फिर एक टैक्सी पकड़कर वापस तीसरी मंजिल पर बने अपने उसी किराए के अपार्टमेंट में आ गई। कमरे में आते ही आलिया ने दरवाजा अंदर से लॉक किया। उसने सबसे पहले आज खरीदे गए उस महंगे और चमचमाते हुए लैपटॉप को निकाला और उसे बेड पर रखकर ऑन कर दिया। अब समय आ चुका था उस घमंडी सेल्स गर्ल का घमंड पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का। आलिया के होठों पर एक खूंखार डेविल स्माइल लौट आई। उसने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को रखना शुरू किया। साइफर क्वीन का दिमाग इंटरनेट की किसी भी सीक्रेट फाइल को भेदने की ताकत रखता था। उसने महज 10 मिनट के भीतर उस ब्रांडेड शोरूम के सीसीटीवी कैमरों के सर्वर को पूरी तरह से हैक कर लिया। उसने आज दोपहर की अपनी पूरी वीडियो फुटेज निकाली
जिसमें वह सेल्स गर्ल उसके स्टेटस और उसकी औकात का मजाक उड़ाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। आलिया ने सिर्फ आज की ही नहीं, बल्कि उस सेल्स गर्ल के पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले। उसे पता चला कि वह सेल्स गर्ल अक्सर सीधे और गरीब दिखने वाले कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करती थी और अमीर दिखने वाले अमीर लड़कों और आदमियों को अपने जाल में फंसाने के लिए गंदे हथकंडे अपनाती थी। आलिया ने उन सभी वीडियो क्लिप्स और सबूतों को एक साथ जोड़ा, उन्हें पूरी तरह से एनक्रिप्ट किया और सीधे सोशल मीडिया के इंटरनेशनल पोर्टल्स और डार्क वेब के न्यूज़ बोर्ड्स पर साइफर क्वीन के सीक्रेट हैंडल से पोस्ट कर दिया। मैसेज और वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट की दुनिया में जैसे एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। वह वीडियो पलक झपकते ही पूरी तरह से वायरल हो गया। लाखों की तादाद में लोग उस वीडियो पर लगातार गुस्से से भरे कमेंट्स करने लगे। लोग उस शोरूम के मैनेजमेंट को टैग कर करके उस सेल्स गर्ल को भला बुरा कहने लगे और उस ब्रांड का बहिष्कार करने की धमकी देने लगे। आलिया अभी स्क्रीन को स्क्रॉल कर ही रही थी कि तभी उस शोरूम के मैनेजमेंट का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। उस सेल्स गर्ल की बदतमीजी की वजह से कंपनी की बदनामी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि शोरूम के मालिक ने बिना एक पल गवाए उस घमंडी सेल्स गर्ल को उसकी नौकरी से लात मारकर हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया था। उसका करियर और उसकी इज्जत अब पूरी तरह से खाक में मिल चुकी थी। आलिया ने लैपटॉप की स्क्रीन को देखा और धीरे से हंस पड़ी। उसका बदला मुकम्मल हो चुका था। उसने अपनी नजरें वापस कीबोर्ड पर टिकाईं और अपनी उंगलियों को और तेजी से चलाना शुरू किया। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। उसे इस 1 करोड़ रुपए की शुरुआती रकम के दम पर बहुत जल्द इस शहर के भीतर अपनी खुद की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली कंपनी ओपन करनी थी, ताकि वह कॉरपोरेट और डिजिटल वर्ल्ड की सबसे पावरफुल औरत बन सके। वह जानती थी कि जब तक उसके पास असीमित ताकत नहीं होगी, वह उस जुनूनी हीरो की बराबरी नहीं कर पाएगी और न ही इस नॉवल वर्ल्ड के उस खूंखार चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी। रीबर्थ इनटू एन ऑब्सेसिव नॉवेल। चैप्टर 6 अंडरवर्ल्ड की रानी। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और देखते ही देखते पूरा 1 साल का लंबा वक्त बीत गया। इन 12 महीनों के भीतर डार्क वेब और अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया का पूरा नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। शहर के सुदूर और सुनसान इलाके में जमीन के कई फीट नीचे बना एक विशाल और डार्क थीम वाला अंडरवर्ल्ड बेसमेंट इस समय मौत जैसी खामोशी से घिरा हुआ था। कमरे के चारों तरफ सैकड़ों की तादाद में मुस्तैद, पूरी तरह से ट्रेंड बॉडीगार्ड्स हाथ में आधुनिक ऑटोमेटिक गन्स थामे पहरा दे रहे थे। उन सभी ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसके सीने और बाजुओं पर चमकीले लाल रंग से एक बेहद खूंखार लोगो छपा हुआ था, DQ। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस DQ यानी डार्क क्वीन का खौफ इस कदर फैल चुका था कि बड़े बड़े माफिया सरगना भी इसका नाम सुनकर डर के मारे कांप उठते थे। उन सभी मुस्तैद गार्ड्स के बिल्कुल बीच में लेदर की एक बड़ी सी आलीशान मुख्य चेयर रखी हुई थी। उस कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ था, जो सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में कवर था। उसके पूरे चेहरे पर एक बारीक कस्टमाइज्ड ब्लैक मास्क लगा हुआ था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की जादुई गहरी नीली आंखें ही बाहर दिखाई दे रही थी। वे नीली आंखें इस समय इतनी ज्यादा कोल्ड, क्रूर और आदमखोर लग रही थी कि अगर कोई भी कमजोर दिल इंसान सिर्फ एक बार उन आंखों की गहराई में झांक ले, तो वह खौफ के मारे वहीं कांपने लग जाए। वह साया कोई और नहीं, बल्कि खुद आलिया थी। इन 12 महीनों की अपनी अटूट कोडिंग, हैकिंग और सीक्रेट रणनीतियों के दम पर वह इस समय अंडरवर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी और बेरहम क्वीन बन चुकी थी।
आलिया अपनी उन बर्फीली नीली आंखों से अपने ठीक सामने लोहे की कड़क रस्सियों से बंधे हुए एक 35 साल के आदमी को एकटक घूर रही थी। वह आदमी इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा गद्दार था। उस आदमी के पूरे नग्न बदन पर हफ्तों से मारे गए भारी कोड़ों और चाबुक के गहरे काले और नीले जख्मों के निशान साफ साफ भरे पड़े थे। उसकी हालत इस समय बदतर से भी बेहद खराब हो चुकी थी और उसके जख्मों से गाढ़ा लाल खून टपक कर नीचे फर्श पर जम रहा था। लेकिन उस तड़पते हुए इंसान की इस भयानक और दयनीय हालत का उस पूरे बंद कमरे और बेसमेंट में खड़े किसी भी गार्ड या शूटर पर रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डीक्यू के साम्राज्य में गद्दारों के लिए दया का कोई कानून नहीं बना था। अब और ज्यादा शारीरिक और मानसिक यातना सह पाने की क्षमता उस आदमी के भीतर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने दर्द के मारे तड़पते हुए अपनी आंसुओं से भरी आंखों को उठाया और आलिया के सामने पागलों की तरह गिड़गिड़ाते हुए बेहद कमजोर आवाज में कहा, मैन, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। मैंने आपके सारे सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। उस गुप्त प्रोजेक्ट की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी है। प्लीज अब तो मुझे इस नर्क से आजाद कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आलिया ने उस गिड़गिड़ाते हुए आदमी की बातों पर अपनी नजरें तक नहीं झपकाईं। उसने कोई भाव अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने बहुत ही शांति से अपनी गर्दन को थोड़ा सा घुमाया और सोफे के ठीक बगल में खड़े एक लंबे नौजवान लड़के की तरफ अपनी आंखों से एक छोटा सा सीक्रेट इशारा किया। वह लड़का, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास रही होगी, दिखने में जरूरत से ज्यादा हैंडसम, लंबा और गजब का आकर्षक था। लेकिन इस लड़के के भी पूरे चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह कड़ा और भावहीन बना खड़ा था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि आलिया का सबसे वफादार पर्सनल असिस्टेंट निहाल था। निहाल अंडरवर्ल्ड की दुनिया से रिलेटेड आलिया के सारे खूनी और गुप्त काम को बहुत ही सलीके से संभालता था। वह एक तरह से आलिया का सबसे मजबूत राइट हैंड बन चुका था। निहाल ने जैसे ही आलिया की उन नीली आंखों के उस सीक्रेट इशारे को देखा, वह बिना एक सेकंड का भी वक्त गंवाए तुरंत बेहद शांत और ठंडे कदमों से आगे बढ़ा। उसने अपने कोट के होल्स्टर से साइलेंसर लगी ब्लैक गन बाहर निकाली, उसे सीधे उस बंधे हुए गद्दार के माथे के ठीक बीचों बीच पॉइंट किया और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। पुफ की एक बेहद मध्यम सी आवाज हुई। एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ उस गद्दार का सिर पीछे की तरफ झटका खाया और उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गईं। कमरा एक बार फिर मौत के सन्नाटे में डूब गया। आलिया अपनी लेदर चेयर से बहुत ही शान और कड़क कदमों के साथ खड़ी हुई। उसने अपने सूट को ठीक किया और बिना पीछे मुड़े उस टॉर्चर सेल से बाहर गलियारे की तरफ जाने लगी। निहाल ने फुर्ती से अपनी गन को वापस अंदर रखा और एक साये की तरह आलिया के ठीक पीछे पीछे चलने लगा। अभी दोनों बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचे ही थे कि तभी अचानक आलिया के सूट की पॉकेट में रखे उसके फोन की रिंगटोन बज उठी। आलिया ने चलते हुए ही फोन बाहर निकाला। स्क्रीन पर उसकी असिस्टेंट प्रिया का नाम शो हो रहा था। आलिया ने तुरंत कॉल पिक किया और फोन को अपने कान से लगा लिया। जैसे ही फोन कान से लगा, दूसरी तरफ से प्रिया की बेहद गंभीर आवाज आई, हेलो, गुड इवनिंग बॉस। आपने कुछ समय पहले हमसे जिस खास शख्स पर 24 घंटे पैनी नजर रखने को कहा था, आज उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बहुत ही खतरनाक शूटर्स और दुश्मन उन पर एक बहुत बड़ा और जानलेवा हमला करने वाले हैं। पूरी घेराबंदी हो चुकी है। बॉस, क्या हमारी टीम आगे बढ़े और उस अटैक को होने से पहले ही बीच में रोक दे? वह लड़की, जो प्रिया थी,
वह असल में आलिया की सबसे वफादार पर्सनल फीमेल असिस्टेंट थी। आलिया ने प्रिया और उसकी टीम को बहुत पहले से ही इस उपन्यास के उसी हीरो के दुश्मनों की हर एक गुप्त मीटिंग पर नजर रखने के सख्त निर्देश दे रखे थे। आलिया का दिमाग इस समय बहुत तेजी से दौड़ने लगा। उसे उस नॉवल की मूल कहानी का वो मुख्य पन्ना बहुत अच्छे से याद आ गया। इस उपन्यास के असली प्लॉट के मुताबिक ठीक इसी तारीख और इसी समय पर उस विलेन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हीरो को घेरकर उस पर जानलेवा हमला करते हैं और कहानी की जो असली हीरोइन होती है वह इत्तेफाक से हीरो की जान बचा लेती है। और उसी एक्सीडेंट, उसी जान बचाने के वाक्य और नॉवल के जादुई प्रभाव के वश में आकर हीरो उस हीरोइन के प्यार में पूरी तरह अंधा और ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसे सोने के पिंजरे में कैद कर लेता है, जिसकी वजह से अंत में उन दोनों की मौत हो जाती है और यह पूरा नॉवल वर्ल्ड कोलैप्स होने की कगार पर आ जाता है। आलिया यही सब बातें अपने दिमाग में सोच रही थी और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन सोच रही थी, तो आखिरकार वह समय आ ही गया जिसका मैं पिछले 1 साल से इंतजार कर रही थी। आज की रात मैं इस कहानी के उस जादुई प्रभाव को हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। आलिया को इस तरह खामोश देखकर फोन के दूसरी तरफ से प्रिया की आवाज फिर से गूंजी। हेलो? हेलो बॉस, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या निर्देश है आपका? प्रिया की आवाज से आलिया तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने अपनी आवाज को बिल्कुल बर्फीला और कोल्ड करते हुए सीधे फोन पर हुक्म दिया। प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें या तुम्हारी टीम को उस अटैक को बीच में रोकने की जरा सी भी कोई जरूरत नहीं है। उस हमले को होने दो। उस जगह पर मैं खुद अकेले ही सीधे वहां जाऊंगी और उस पूरी स्थिति को संभालूंगी। इतना कड़ा निर्देश देने के बाद आलिया ने बिना प्रिया का कोई और जवाब सुने खट से कॉल कट कर दिया और फोन वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। गलियारे में खड़े निहाल ने जब आलिया के मुंह से यह बात सुनी कि वह खुद अकेले उस जानलेवा हमले के बीच में जाने वाली है, तो उसके चेहरे की वह कड़ाई एक पल में गायब हो गई। निहाल के दिल में भी अपनी इस बॉस के लिए एक बहुत ही गहरी इज्जत और वफादारी थी। वह थोड़ा सा घबरा गया और अपनी आवाज में थोड़ी फिक्र लाते हुए बोला, लेकिन बॉस, आपको खुद वहां उस खतरनाक सिंडिकेट के शूटर्स के बीच जाने की क्या जरूरत है? वहां बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। आपकी जान को रिस्क हो सकता है। प्लीज आप मुझे अपनी जगह भेज दीजिए। निहाल की यह फिक्र भरी बात सुनकर आलिया अपनी जगह पर रुकी। उसने बहुत ही आराम से अपनी गर्दन घुमाई और अपनी उन चमकीली, डरावनी नीली आंखों से सीधे निहाल की आंखों में झांका। उसने अपनी बेहद ठंडी, सपाट और रौबदार आवाज में केवल एक लाइन कही, निहाल, तुम अपनी यह फालतू फिक्र अपने पास ही रखो। उस जगह पर खतरा मुझे नहीं है, बल्कि उन दुश्मनों को मुझसे होने वाला है। इतना कहकर आलिया दोबारा मुड़ी और एग्जिट गेट की तरफ अपने भारी बूट्स की खनक के साथ बढ़ गई। आलिया के इस कड़क जवाब को सुनकर निहाल वहीं गलियारे में खड़ा रह गया। उसने मन ही मन एक गहरी सांस ली और खुद का सिर पीटते हुए बड़बड़ाया, अरे निहाल, तू भी कितना बड़ा नंबर 1 का बेवकूफ है यार। भला इस साक्षात डेविल का इस पूरी दुनिया में कौन क्या बिगाड़ सकता है? किसी को अपनी जान से हाथ थोड़ी ना धोना है जो इस डीक्यू के रास्ते में आकर खड़ा होगा। निहाल के दिमाग के भीतर तुरंत पिछले कुछ महीनों की एक बहुत ही खौफनाक और भयानक याद कौंध गई। उसे बहुत अच्छे से याद था कि पिछली बार जब एक बहुत बड़ी विदेशी गैंग ने आलिया के इस सीक्रेट साम्राज्य को छोटा समझकर उस पर अचानक हमला करने की जुर्रत की थी, तो बदले में इस बेरहम डेविल ने बिना अपनी पलकें झपकाए अपनी हैकिंग और शूटरों के दम पर उस विदेशी गैंग के हर एक लीडर को जिंदा पकड़वाया था
और सजा के नाम पर उसने उन सभी लोगों को भूखे, खूंखार शेरों और चीतों के पिंजरे के सामने सीधे जिंदा फेंकवा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस पूरी गैंग के इंटरनेशनल बेस को एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट में उड़ाकर खाक कर दिया था और उनकी जितनी भी अरबों की अवैध प्रॉपर्टी थी उसे दुनिया के बड़े-बड़े अनाथालयों और चैरिटी पोर्टल्स में दान कर दिया था। अतीत की इस भयानक याद के आते ही निहाल के पूरे शरीर में एक ठंडी सहरन दौड़ गई। उसने जल्दी-जल्दी में अपना सिर हिलाया और अपने विचारों को शांत किया। वह दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और लॉबी से बाहर आकर पार्किंग एरिया में खड़ी लग्जरी कार के पास पहुंचा। आलिया जैसे ही कार की पिछली सीट पर बैठने के लिए आगे बढ़ी, निहाल ने बहुत ही फुर्ती और अदब के साथ झुककर उसके लिए कार का गेट ओपन कर दिया। आलिया शान से भीतर बैठ गई। इसके बाद निहाल खुद घूमकर आया और कार की आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने बिना समय गंवाए गाड़ी की चाबी घुमाई, इंजन जोर से गरजा और गाड़ी उस अंधेरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई दौड़ने लगी, जहां आलिया इस नॉवल वर्ल्ड के उस जुनूनी हीरो की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। आलिया ने सिर्फ 1 साल में अपनी किस्मत ही नहीं बदली, बल्कि अंडरवर्ल्ड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली डार्क क्वीन बनकर पूरी दुनिया में अपना खौफ फैला दिया। लेकिन अब उसका असली मिशन शुरू होने वाला है। जिस जुनूनी और ऑब्सेसिव हीरो की जिंदगी को बदलने के लिए वह इस नॉवल वर्ल्ड में आई थी, आज पहली बार उसकी किस्मत सीधे आलिया से टकराने वाली है। क्या आलिया उस हमले से हीरो की जान बचाकर कहानी की असली दिशा बदल पाएगी? या फिर नॉवल का जादुई प्रभाव उसे भी उसी खतरनाक चक्रव्यूह में फंसा देगा? और जब उस कोल्ड, पावरफुल और ऑब्सेसिव हीरो की नज़र पहली बार रहस्यमय डार्क क्वीन पर पड़ेगी, तो क्या वह उसे आसानी से जाने देगा? आगे आने वाले चैप्टर्स में होने वाला है खतरनाक हमला, डार्क क्वीन की असली ताकत, पहली रहस्यमयी मुलाकात और एक जुनूनी कहानी की शुरुआत। अगर आपको आलिया का यह नया और शक्तिशाली रूप पसंद आया हो, तो कहानी को लाइक, कमेंट और फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही आलिया की यह रहस्यमय कहानी आगे बढ़ेगी।